अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel and today's our topic is branches of chemistry. First one is inorganic chemistry. Inorganic chemistry में हम स्टडी करते हैं all the elements and their compounds. All the elements and their compounds except carbon and organic compounds. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल द एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड सिवाय कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक में क्यों नहीं स्टडी करते? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इनऑर्गेनिक में तो स्टडी कर नहीं सकते, इस वजह से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि Na एक एलिमेंट है और NaCl इसका कंपाउंड। ये थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों का मजमूआ है जिसका मतलब बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री है। यह है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री। अब इसमें देखते हैं तीन चीज़ें: स्ट्रक्चर, composition, reaction of substances inside the living organism's body। अब हम इसमें तीन चीज़ें स्टडी करते हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा कॉम्पोजिशन, तीसरा रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा, मीन ढांचा। कॉम्पोजिशन बनावट, और रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ों का आपस में मिलना, तो एक रिएक्शन हो जाता है उनका आपस में। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्सटेंस की एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है। और इनकी कॉम्पोजिशन में हम क्या स्टडी करेंगे कि इसमें एटम्स कितने हैं। एटम्स कितने हैं? कार्बन के यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। ये थी इनकी स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं कि रिएक्शन इनका लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है। अब ग्लूकोज तो सिंपली हमारी डाइट में मौजूद होती है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी में जाती है तो इसकी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होके ये ATP बन जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ये एक एनर्जी है प्लस वेस्ट मटेरियल। अब ये ग्लूकोज क्या करती है? हमारी जिस्म को एनर्जी देती है और वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल तो हम सिक्रिएट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, हमारे जिस्म से निकाल देते हैं। ATP एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं। ये थी बायोकेमिस्ट्री जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। हम इसमें बहुत सारे और भी सब्सटेंस को एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमारी अगली है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड कमर्शियल स्केल पर पढ़ते हैं। कौन कौन से कंपाउंड्स को हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन और अमोनिया, ये एट्सेट्रा। ये हमने एग्जांपल के तौर पर 3 कंपाउंड्स लिए हैं। और यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इन्हें क्यों मैन्युफैक्चर करते हैं? हमें इसलिए मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि इनका यूज़ होता है सब इंडस्ट्रीज़ में। सब इंडस्ट्रीज़ मींस छोटी इंडस्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ। छोटी फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि हम इन्हें छोटी फैक्ट्रियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अमोनिया, ये देखें आप गाइस, ये अमोनिया है। अमोनिया को हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र को हम छोटी इंडस्ट्रियों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई खादों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई खादें किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कीमियाई खादें बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, अच्छी नौशनुमा फसलों की और पौधों की अच्छी नौशनुमा के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री देखा कि हम मैन्युफैक्चरिंग मीन होता है बनाना, किसी की फॉर्मेशन करना। कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कमर्शियल स्केल, बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, क्लोरीन और NI3। हमने इन तीनों को एज आ एग्ज़ाम्पल लिया और इनको बनाते क्यों हैं? सब इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए। और आगे हमने फर्टिलाइज़र को एग्ज़ाम्पल रखते हुए कुछ समझा। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नाम से इज़हार हो रहा है न्यूक्लियस मीन्स, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस। हम इसमें न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियस तो एक गाइस सिंपल सी चीज़ है, इसका तो आपको पता होगा। रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि नेचर में बहुत से हाईली अनस्टेबल एटम्स मौजूद हैं। रेडियो एक्टिविटी ऐसी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। नेचर में हाईली अनस्टेबल एटम्स मौजूद हैं, जिसका हम यूरेनियम एग्जांपल लेते हैं। ये करते क्या हैं? खुद में से रेडिएशंस निकालते रहते हैं, कंटिन्यूसली रेडिएशंस निकलती रहती हैं इनमें से। और ये रेडिएशंस रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। किसी भी एटम से कंटिन्यूसली रेडिएशंस का निकलना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स यहाँ लिखते हैं। बेनिफिट्स में गाइस आता है कि हम इनको मेडिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल में इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं गाइस? आपने रेडियोथेरापी तो नाम सुना ही होगा। कैंसर का इलाज करने के लिए हम रेडियोथेरापी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम रेडिएशंस को बॉडी में थ्रो करते हैं। अब आगे इसका इस्तेमाल ट्यूमर्स की डिज़ीज़ को भी इलाज करने के लिए, ट्यूमर्स की डिज़ीज़ का भी इलाज करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने देखा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रोसेस को समझा जाता है, इनको किया जाता है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। गाइस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा जाता है। इसमें 2 चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को और इफेक्ट्स ऑफ
गाइस हम इसमें दो चीज़ें स्टडी करते हैं, कंपोनेंट और कंपोनेंट किसके, इन्वायरमेंट के। अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, ये हम स्टडी करते हैं कि इंसानी सरगर्मियों के आखिर माहौल पे किस तरह कैसे असर होते हैं। आगे कंपोनेंट्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो किस्म के कंपोनेंट, बायोटिक, एबायोटिक। ये दो किस्म के कंपोनेंट हैं, माहौल में पाए जाते हैं। बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि हम कह देते हैं अक्सर माहौल में जरासीम है, माहौल में वायरसेस है, इस वजह से वो होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स में परिंदे भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, और नॉन लिविंग में आ जाते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर एट्सेट्रा। अब हम लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं, वाटर पर भी डिपेंड करते हैं। तो ऑलवेज़ बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ माहौल पर क्या हैं। माहौल पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तीन सिंपल एग्जांपल हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। ये हमारी सरगर्मियां हैं माहौल पर। हम एयर पोल्यूशन किस तरह करते हैं, CFC गैस बहुत कॉमन गैस है, हमारे AC हमारी रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होती है। ये जब माहौल में दाखिल होती है तो ओज़ोन की लेयर में होल पैदा कर देती है। ये CFC गैस ओज़ोन की ये लेयर है ना, ये हमारी अर्थ को डिफेंड करती है अल्ट्रा वायलेट रे से। ये सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज़ आती हैं, UV रेज़ आती हैं, और ये हमें डिफेंड करती है अल्ट्रा वायलेट रेज़ से। CFC गैस इसमें रिएक्शन करके होल कर देती है, और ये हमारी अर्थ है। ये ओज़ोन लेयर हमारी अर्थ तक नहीं अल्ट्रा वायलेट रेज़ को पहुंचने देती। जब ये CFC गैस रिएक्शन करके होल कर देती है तो ये यहाँ से हमारी अर्थ तक पहुंच जाते हैं और स्किन कैंसर का बाइस बनते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने देखा कि सबसे पहले दो चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। कंपोनेंट्स और इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि कंपोनेंट्स बायोटिक और एबायोटिक किस्म के होते हैं, और इसमें हमने देखा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में। आगे चलते हैं। गाइस द लास्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब गाइस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि हमें कोई कंपाउंड या कंपोनेंट मिला, हम इसमें ये पढ़ते हैं कि इसकी सेपरेशन की जाए, अलैदगी की जाए, इस कंपोनेंट की अलैदगी की जाए, और ये जो अलैदगी के दरमियान हमें कंपाउंड्स या कंपोनेंट मिले उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हमें कोई कंपोनेंट मिला, कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा मैटर मिल गया जिसमें हमने देखा कि उन्हें सेपरेशन करनी है, उसकी अलैदगी करनी है, उसे अलग-अलग करना है और उसके कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई के लिए भी दो चीज़ें एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, जिसमें क्वालिटेटिव आता है और क्वांटिटेटिव आता है। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या बताते हैं, क्वालिटेटिव हमें ये बताता है कि हमने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसकी क्वालिटी क्या है, कंपाउंड्स की क्वालिटी क्या है, हमने उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। और क्वांटिटेटिव हमें ये बताता है उस कंपाउंड्स की कितनी क्वांटिटी है, वो कितना है, उसका मतलब उसका वज़न कितना है, हमें क्वांटिटी ये बताती है, उसकी क्वांटिटी बताती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसकी क्वांटिटी बताती है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस उसकी आइडेंटिटी बताती है। और तो ये थी गाइस हमारी आखिरी ब्रांच, जिसमें हमने देखा कि हमें कोई कंपोनेंट मिला
उसकी हमने सेपरेशन की, उसको आइडेंटिफाई किया और इसमें भी 2 किस्म के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमें ब्रांचेस को क्लियर किया। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के